हेलो डियर फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विथ प्रीत चौधरी पर स्वागत है। हम बात कर रहे थे फिजिक्स की। और फिजिक्स कौन सी फिजिक्स पढ़ रहे थे आप? बीएससी सेकंड सेम सेकंड, इस फिजिक्स को हम पढ़ रहे थे। तो जरूरी नहीं है कि आप बीएससी सेकंड सेमेस्टर वाले इसको देखें। बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर के भी क्या है, ये टॉपिक है आपके, जो आपकी मैकेनिक्स लगती है, यांत्रिकी लगती है, फर्स्ट पेपर है, उसके अंदर ओसिलेशन वाला पार्ट है आपके। तो देखो, आज हम पढ़ेंगे विद्युतीय दोलन, एलसी परिपथ। और आज मैं आपको क्या करूंगा, आज आपकी ये यूनिट क्या है, कंप्लीट हो जाएगी। और इसके साथ ही क्या है, पूरी यूनिट है अपनी, पूरी यूनिट है कंप्लीट। कंप्लीट यूनिट का मैं आपको क्या कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा, रिवीजन कराऊंगा। तो हम साथ में क्या है, कंप्लीट यूनिट है अपनी, इसका रिवीजन भी करेंगे, रिवाइज भी कर लेंगे। आज आपकी ये यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। कल हम क्या है, इसकी नेक्स्ट यूनिट शुरुआत करेंगे। यानी मान लो आपके कितने हैं, 8 नंबर है, वो कंप्लीट हो गए अपने एग्जाम के। तो आज का टॉपिक है अपना विद्युतीय दोलन एलसी परिपथ। एलसी से ही अंडरस्टूड है कि इसमें क्या होगा, एक एल होगा और एक सी होगा। एल का मीन आप जानते ही हो, एल किसको बोलते हैं, प्रेरक कुंडली, उसको बोलते हैं एल। और सी आपका क्या होता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर यानी संधारित्र। तो संधारित्र सी कैपेसिटर की धारिता होती है, और एल क्या होता है, प्रेरकत्व होता है कुंडली का। तो यानी एक इस प्रकार का सर्किट होगा जिसमें अपने पास एक तो क्या है, सी जुड़ा हुआ होगा, और एक अपनी क्या है, प्रेरक कुंडली जुड़ी हुई होगी। ठीक है। और इनमें होगा क्या, पहले आप सी को क्या करोगे, कोई अन्य बैटरी लगा के क्या कर लेंगे, हम चार्ज कर लेंगे। कोई बैटरी लगा ली हमने, पॉजिटिव नेगेटिव, और ये बैटरी लगा के पहले इस कैपेसिटर को चार्ज कर लेंगे। फिर बैटरी को हटा देंगे, इस कैपेसिटर के ऊपर पूरा चार्ज आ जाएगा। वो क्या है, बैटरी वाला पूरा चार्ज कैपेसिटर पे ट्रांसफर हो जाएगा। फिर इस कैपेसिटर के चार्ज का क्या है, प्रेरक कुंडली के अंदर क्या होता है, चार्ज का क्या होता है, फ्लो होगा। यानी चार्ज धीरे धीरे क्या है, इस प्रेरक कुंडली के द्वारा निरावेशित होगा, कैपेसिटर निरावेशित होगा। तो क्या है, ये चार्ज घटता जाएगा और इसके अंदर फ्लक्स में परिवर्तन होता जाएगा। फ्लक्स में परिवर्तन होगा तो एक, यानी पहले क्या है, करंट का मान शून्य, शून्य से क्या है बढ़ेगा, एक कंडीशन बीच में आएगी, मैक्सिमम हो जाएगा। फिर उसके बाद वापस घटेगा, क्योंकि फ्लक्स में क्या है, परिवर्तन होगा। तो अब जो कैपेसिटर है, ये अपोजिट साइड से चार्ज हो जाएगा। यानी कि पहले इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज था, अब इस प्लेट पे क्या है, नेगेटिव आ जाएगा। और ये दूसरे वाली प्लेट है, इस पे क्या है, पॉजिटिव चार्ज हो, यानी पहले जो चार्ज था अब उसका अपोजिट चार्ज आ जाएगा कैपेसिटर। फिर कैपेसिटर के द्वारा क्या है, वापस इस प्रेरक कुंडली में क्या है, आवेश फ्लो होगा। आवेश यानी आवेश के फ्लो के कारण धारा बहेगी, और धारा में क्या है, धारा बहने के कारण इसमें क्या है, फ्लक्स में परिवर्तन होगा वापस। तो ये इस प्रकार के क्या है, धारा का मान शून्य से मैक्सिमम, और फिर मैक्सिमम से शून्य, फिर वापस शून्य से मैक्सिमम, मैक्सिमम से शून्य यानी जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो, जीरो से मैक्सिमम, मैक्सिमम से जीरो। तो इस प्रकार ये क्या है, ओसिलेशन होता रहेगा। इसलिए इसको क्या कहते हैं, विद्युतीय दोलन एलसी परिपथ कहते हैं। तो देखो इसकी थ्योरी देखते हैं, पढ़ते हैं कि जब किसी आवेशित संधारित्र से आवेश प्रेरक कुंडली में विसर्जित किए जाएं तो परिपथ में दोलन उत्पन्न होने लगते हैं। ये दोलन विद्युतीय दोलन कहलाते हैं, तथा परिपथ विद्युत दोलनीय परिपथ कहलाता है। विद्युत दोलनीय परिपथ, क्योंकि ये परिपथ के अंदर दोलन हो रहे हैं तो विद्युत दोलनीय परिपथ कहलाएगा। अब हम बात कर लेते हैं सर्किट की, कि किस प्रकार का हमारा परिपथ होगा या अपना सर्किट होगा। तो देखो, एक अपने बार से क्या है, बैटरी ले ली, पॉजिटिव नेगेटिव, ये बैटरी का सिंबल होता है, आपको पता है। और डीसी बैटरी होती है ये।
जिस प्रकार का सिंबल होता है ना, ये डीसी बैटरी का सिंबल होता है, एक सिरा पॉजिटिव एक नेगेटिव, और साथ में एक के कुंजी ले ली। के कुंजी इसलिए लिए कि कहीं पे आपको बैटरी हटानी पड़ जाए या जोड़नी पड़ जाए तो के कुंजी है। हमने एक क्या है कैपेसिटर लगा दिया और कैपेसिटर को क्या है एल प्रेरक तो कुंडली के द्वारा जोड़ दिया, इंडक्टर कॉइल बोलते हैं इसको। ठीक है, अब देखो आप क्या है इस बैटरी है, बैटरी की कुंजी के को क्या है हम लगा देते हैं, के कुंजी को लगाएं। देखो उपरोक्त चित्र में एलसी परिपथ को दर्शाया गया है, इसमें एक संधारित्र है, कुंडली एल है, एक बैटरी कुंजी के द्वारा जुड़े रहते हैं। सर्वप्रथम कुंजी के को लगाया जाता है यानी दबाया जाता है, संधारित्र सी को आवेशित करते हैं। जब संधारित्र पूर्णतः आवेशित यानी आपको पता है कैपेसिटर चार्ज होता है तो इसकी इक्वेशन क्या होती है, Q इक्वल टू क्यू नोड 1 - e⁻t/t/RC, ये आपकी क्या है इक्वेशन होती है। तो इस प्रकार आपका कैपेसिटर पे चार्ज आएगा, यानी ये इक्वेशन से आप क्या समझते हो कि जब t का मान जीरो है, t का मान जीरो है तो यानी कैपेसिटर पे चार्ज कितना है, जीरो है। देख लो चाहे कि e की पावर ये जीरो हो जाएगी, e की पावर किसी की पावर जीरो होती है, उसका मान वन होता है, 1 - 1 यानी जीरो, कैपेसिटर पे कोई चार्ज नहीं है। तो देखो बात करते हैं, जैसे जैसे टाइम बढ़ता जाएगा कैपेसिटर पे चार्ज आता जाएगा, और एक मतलब टाइम आप क्या कह दो कुछ अनंत समय बाद ये क्या है कैपेसिटर पे पूरा चार्ज क्या हो जाएगा, क्यू नोड, यानी पूरा का पूरा चार्ज जो अपने क्या है बैटरी पे था वो अपने क्या आ जाएगा कैपेसिटर पे आ जाएगा। तो बात करते हैं, देख तो परिपथ में धारा शून्य होता है। धारा शून्य क्यों होती है, क्योंकि कैपेसिटर पे चार्ज नहीं है। माना पूर्णतः आवेशित होने पर संधारित्र पे आवेश क्यू नोड है, तो इस समय उसके प्लेटों के बीच विद्युत ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 1/2 क्यू नोड स्क्वायर बाय सी, ये आपकी क्या होती है ऊर्जा आ जाएगी। अब कुंजी के को छोड़ते हैं, यानी कुंजी के को हटा दिया तो संधारित्र से आवेश कुंडली एल में विसर्जित होने लगते हैं तथा परिपथ में वामावर्त दिशा में धारा बहने लगती है। ठीक है, अब देखो आपको क्या करना है कि अपने को कुंजी तो हटा ली है हमने, कुंजी तो ली है हटा, और अब आपने क्या कर दिया है, सीधा ही क्या है अपना जो अपना कैपेसिटर है वो प्रेरक तो कुंडली के कांटेक्ट में आ गया, प्रेरक तो कुंडली के कांटेक्ट में आ गया, तो इस सी के द्वारा क्या है फ्लो, आवेश का फ्लो होगा इस कुंडली के माध्यम से पूरे सर्किट में, तो इसके फ्लक्स में परिवर्तन होगा, तो संधारित्र से आवेश कुंडली एल में विसर्जित होने लगता है तथा परिपथ में वामावर्त दिशा में धारा कैसे बहेगी, देखो अपने को पता है डायरेक्शन क्या होती है करंट की, प्लस से माइनस, तो ये क्या है एंटी क्लॉकवाइज है ना, एंटी क्लॉकवाइज, इसलिए इसको वामावर्त बोला है सी। और ये आपका क्या है फ्लक्स में परिवर्तन, जैसे ही यह धारा कुंडली एल में प्रवाहित होती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र में वृद्धि होती है। जब धारा का मान शून्य से बढ़कर अधिकतम मान यानी आई नोड हो जाता है तो संधारित्र में संचित विद्युत ऊर्जा पूर्णतः चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाती है। जो संधारित्र कैपेसिटर में अपनी एनर्जी थी वो आपकी क्या है चुंबकीय ऊर्जा में बदल जाएगी, मैग्नेटिक एनर्जी में बदल जाएगी। तब संधारित्र पूर्णतः अनावेशित यानी डिस्चार्ज हो जाता है। प्रेरकत्व कुंडली एल में चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित ऊर्जा का मान 1/2। अब अपने को पता है कि कुंडली के अंदर संचित ऊर्जा का मान कितना होता है, 1/2 LI0 स्क्वायर होता है, I0 यानी धारा का मैक्सिमम मान होता है। प्रेरकत्व में धारा शून्य होने का प्रयास करती है, चुंबकीय क्षेत्र घटने से कुंडली एल में एक विद्युत वाहक बल प्रेरित हो जाता है। देखो ये एक चीज ये क्या है, चुंबकीय क्षेत्र घटने से प्रेरकत्व में धारा शून्य होने का प्रयास करती है, क्योंकि धारा कुंडली का रूल होता है कि धारा के अंदर जिस के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसका विरोध करते हैं, तो विरोध करते हैं यानी मैक्सिमम हुआ है तो कुंडली क्या करेगी वापस अपना चुंबकीय क्षेत्र घटाने का प्रयास करेगी। विद्युत वाहक बल प्रेरित होता है जो संधारित्र की प्लेटों को पहले के विपरीत दिशा में आवेशित कर देता है। और आपको पता है कुंडली पर उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना, फाई इक्वल टू -L/di/dt, ये होता है एल जहां कुंडली का क्या होता है प्रेरकत्व होता है। अब देखो अपनी प्लेट क्या है कैपेसिटर है वो अपोजिट चार्ज हो जाएगा, अपोजिट यानी पहले इस प्लेट पे क्या था पॉजिटिव था, अब इस प्लेट पे तो आ जाएगा नेगेटिव चार्ज,
और जो इसके अपोजिट प्लेट है जिस पे पहले नेगेटिव था अब उस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाए। संधारित्र पूर्णतः आवेशित हो जाने पर परिपथ में धारा का मान क्या है, पुण्य मान शून्य हो जाएगा, यानी वैल्यू क्या हो जाएगी करंट की, जीरो हो जाएगी। तो वैल्यू कहां से कहां तक चली, जीरो से मैक्सिमम मान प्राप्त किया फिर वापस जीरो आ गई। अब जीरो से ये क्या है, इस कैपेसिटर पे जो चार्ज आया है वापस इस एल कुंडली के माध्यम से क्या है फ्लो होगा। तो इसके मैग्नेटिक फ्लक्स में क्या है परिवर्तन होगा, जिसके कारण क्या है धारा का मान जीरो से क्या है मैक्सिमम मान आएगा। फिर उसके बाद ये कैपेसिटर है वापस जिसमें फ्लक्स परिवर्तन उत्पन्न हुआ है, ये फ्लक्स उत्पन्न हुआ है तो अपना मान करंट है वो जीरो करने का प्रयास करेगी। तो वापस कैपेसिटर जो पहले चार्ज था ना उस कंडीशन की तरह चार्ज हो जाए, यानी इस प्लेट पे वापस पॉजिटिव और इस पे क्या है नेगेटिव आ जाएगा। तो इस प्रकार ये एल सी दोलन होते रहेंगे, जाने पर परिपथ में धारा पुनः शून्य हो जाती है। इस प्रकार कुंडली में संचित चुंबकीय ऊर्जा पुनः संधारित्र में विद्युत ऊर्जा के रूप में संचित हो जाती है। अब संधारित्र से आवेश कुंडली में पहले की विपरीत दिशा में विसर्जित होते हैं और संधारित्र के अनावेशन आवेशन की क्रिया बार बार चलती रहती है, अर्थात परिपथ में विद्युत धारा एक दिशा में शून्य से अधिकतम मान तक बढ़कर पुनः शून्य होती है तथा उसके बाद दूसरी दिशा में शून्य से बढ़कर अधिकतम होकर पुनः शून्य होती है, अर्थात एक मध्य स्थिति के दोनों तरफ विद्युत दोलन उत्पन्न होता है। यह परिपथ विद्युत दोलनी परिपथ है कहलाता है। यानी इसमें क्या है धारा का मान जीरो से चलता है मैक्सिमम होता है, फिर वापस क्या है जीरो की ओर चलता है, फिर जीरो से वापस मैक्सिमम चलेगा, फिर मैक्सिमम से वापस जीरो चलेगा। इस प्रकार ये दोलन होते रहेंगे, इसी कारण इसको क्या कहते हैं विद्युतीय दोलन कहते हैं। देखो भी आपको अगर हमारी वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना और ज्यादा से ज्यादा क्या करना है शेयर करना है, ताकि आपके रिलेटिव हैं आपके दोस्त हैं जो भी बीएससी सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देंगे और बीएससी बीएड फर्स्ट ईयर का एग्जाम देंगे, उनको भी क्या है हमारी इस क्लास का फायदा हो और हमें क्या है मोटिवेशन मिले, ताकि हम भी आपके लिए क्या है ज्यादा से ज्यादा और बढ़िया से बढ़िया कंटेंट आपको अवेलेबल कराएं। अब ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो जाएगी ना, यूनिट कंप्लीट होते ही आपका मैं क्या है फर्स्ट यूनिट के नोट्स हैं हमारे चैनल लर्न विथ प्रीत चौधरी पर, टेलीग्राम चैनल है हमारा, उसके ऊपर क्या है डाल दूंगा। तो वहां पे आप इसके पूरे नोट्स ले सकते हो देख सकते हो और वहां से डाउनलोड कर लेना और फिर पढ़ लेना। तो एक बार आपको मैंने समझा ही दिया पूरे को, आज मैं इसका रिवीजन करा दूंगा दोबारा समझा दूंगा, एक बार आप पढ़ लेना तो इसके बाद आपको इसको देखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी और आपका ये 8 नंबर है ये आपके क्या है कंप्लीट हो जाएंगे। ठीक है, देखो भी इसलिए आगे चलते हैं इसमें। तो अपने क्या है यदि संधारित्र पर Q आवेश है तब संधारित्र पे विभवांतर, विभवांतर आपको पता है कि VC यानी कैपेसिटर पे आपका क्या है वोल्टेज डिफरेंस है। तो VC इक्वल टू होता है Q बाई C, जहां C संधारित्र की क्या होती है धारिता होती है। इसलिए प्रेरक कुंडली के सिरों पर विभवांतर क्या होता है, प्रेरक कुंडली के सिरों पर विभवांतर होता है -L/dI/dt, ये होता है। तो देखो दोनों ही क्या है विभवांतर है, तो आपको पता है इसका मान दोनों का मान बराबर होना चाहिए, दोनों का मान बराबर होना चाहिए। तो आप क्या कहोगे कि -L/dI/dt इक्वल टू क्या होगा VC, VC हो जाएगा। और -L, अब देखो आप जानते हो कि I इक्वल टू होता है dQ/dt, ये वैल्यू होती है। तो dQ/dt हमने मान रख दिया I की जगह, तो ये वैल्यू होगी d2I/dt² सॉरी d2Q/dt² इक्वल टू VC। VC का मान रख दो अपने समीकरण में, VC हमने माना था Q/C रखोगे d2Q/dt², Q/C का मान रख दिया d2Q/dt² इक्वल टू आ गया -Q/LC, L है इसको हमने क्या है इधर डिवाइड में ले गए। अब ये इक्वेशन इधर लेके आएंगे, ये इधर वाला मान इक्वल साइन से इधर ले आओ, तो d2Q/dt² प्लस Q/LC इक्वल टू 0, और Q को छोड़ दो 1/LC है, इसको आप क्या मान लो ओमेगा नॉट स्क्वायर मान लिया, ओमेगा नॉट स्क्वायर माना जो सरल आवर्त
दोलक की समीकरण के तुल्य है। तो इसका आवर्तकाल क्या आ जाएगा, टाइम पीरियड आ जाएगा टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नोड। टी इक्वल टू 2 पाई अपॉन ओमेगा नोड की वैल्यू रख दी। ओमेगा नोड का मान है √1/LC। तो ओमेगा नोड नीचे आता है तो ये √LC क्या है, ऊपर चला जाएगा। अब आवर्ती की बात करेंगे, फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे, तो वो आपको पता है कितनी होती है, 1/T, यानी आवर्तकाल का व्युत्क्रम होता है, इनवर्स होता है। तो 1/2 पाई √LC, ये चूंकि n इक्वल टू 1/T होता है। और समीकरण 3 है का हल मान लिया हमने। समीकरण 3 आई थी ना, जो अपनी इक्वेशन है सरल आवर्ती दोलक गति का, उसका हल मान लिया हमने कि Q इक्वल टू क्या है, Q नोड साइन ओमेगा नोड टी प्लस फाई। देखो मैंने पीछे भी आपको सरल आवर्त गति का यहां इक्वेशन क्या है, d2q/dt² प्लस ओमेगा नोड स्क्वायर Q इक्वल टू 0। तो यहां इक्वेशन का सॉल्यूशन आएगा वो Q में आएगा। वहां इक्वेशन क्या थी, d2x/dt² प्लस ओमेगा नोड स्क्वायर x इक्वल टू 0। तो x में आया था, x में आया था, तो डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशन क्या आया था, x इक्वल टू x नोड साइन ओमेगा नोड टी प्लस फाई, ये इक्वेशन आया था। यहां पे अब क्या है, x का मान चेंज हो रहा है, यानी अब की बार इक्वेशन क्या है, q में है, तो q नोड में इक्वेशन आ जाएगा, q इक्वल टू q नोड साइन ओमेगा नोड टी प्लस फाई। माना हमने क्या कर लिया कि जब t बराबर 0 है, तो t बराबर 0 है तो q का मान क्या आ जाएगा, इस इक्वेशन से q नोड आ जाएगा, क्योंकि साइन t, ये t, ये फाई तो मैंने आपको बताया ही था कि फाई आप ले न ले कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो देखो आपका मान कितना आ जाएगा, π/2। तो Q इक्वल टू Q नोट साइन ओमेगा नोट टी प्लस फाई। मान लिया हमने t बराबर 0 है, और आपको पता है कि जब t बराबर 0 है यानी प्रारंभ है, प्रारंभिक वैल्यू है, यानी आपका कैपेसिटर है ये, और ये आपकी क्या है, कोयल है। तो आपका इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, यानी t बराबर 0 प्रारंभ में, तो प्रारंभ में आप क्या कहोगे, पूरा का पूरा चार्ज कैपेसिटर पे है, मैक्सिमम चार्ज Q नोट। तो t बराबर 0 पे Q इक्वल टू Q नोट, समीकरण 5 है। तो साइन फाई t का मान 0 हो गया, Q इक्वल टू Q नोट हो गया, Q नोट इक्वल टू Q नोट साइन फाई, ये वैल्यू आ गई। और साइन फाई का मान कितना आ गया, π/2 आ गया, पाई यानी 1 आया, और 1 आते ही फाई का मान आ जाएगा साइन इनवर्स 1। और साइन इनवर्स 1 कहां पे होता है, आपको पता ही है कि साइन का मान 1 होता है π/2 पे। तो इस कारण अपने पास फाई का मान आ गया π/2। फाई का मान आप समीकरण 5 है अपनी, उसमें पुट कर दो, तो क्यू की वैल्यू आ जाएगी क्यू इक्वल टू क्यू नोट साइन ओमेगा नोट टी प्लस π/2। अब आपको पता है कि साइन π/2 प्लस थीटा हो या कोस π/2 प्लस थीटा हो, तो ये एक दूसरे में चेंज हो जाते हैं। तो ये साइन क्या है, कोस में चेंज हो जाएगा, कोस से थीटा में चेंज होता है। अपने को पता है कि साइन π/2 प्लस थीटा है या कोस π/2 प्लस थीटा है, तो साइन का कोस में और कोस का साइन में मान चेंज होता है। और अपने को एंगल देखना पड़े, तो देखो π/2 प्लस थीटा है, ये कौन से क्वाड्रेंट में आएगा, साइन भी तो देखना पड़ेगा अपने को कि पॉजिटिव होगा नेगेटिव, ASTC। तो अपने को पता है ASTC। अब ये दूसरे, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, तो इसके अंदर साइन का मान क्या होता है, पॉजिटिव होता है, साइन पॉजिटिव होता है और कोसेक पॉजिटिव होता है, तो इस कारण ये कोस भी आपका क्या है, पॉजिटिव ही आएगा। तो Q इक्वल टू Q नोड कोस ओमेगा नोड टी, ये आपकी क्या है, इक्वेशन आ गई। और ये इक्वेशन किसकी आ गई, चार्ज की आ गई, Q की। अतः संधारित्र की प्लेटों पर आवेश आवर्ती से परिवर्तित होता है, आवर्ती से परिवर्तित हो रहा है। परिपथ में समय t पर धारा का I है, तो I इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी dq/dt, और dq/dt अब q की जगह आप वैल्यू रख दो, तो d/dt q नोड कोस ओमेगा नोड t, और q नोड आप क्या कहोगे, कांस्टेंट है, तो आगे आ जाएगा। और कोस का आप डिफ्रेंशिएशन जानते ही हो, माइनस साइन ओमेगा नोड टी होता है, और टी के गुणा में क्या है, ओमेगा नोड है, तो ये आगे आ जाएगा, और क्यू नोड नियत है। तो अपने पास आई का मान क्या आ जाएगा, आई इक्वल टू माइनस क्यू नोड ओमेगा नोड साइन ओमेगा नोड टी, ये वैल्यू आ जाएगी इक्वेशन 7। ये अपना करंट का मान आ गया, ठीक है। अब देखो फर्स्ट बात करते हैं कि एलसी परिपथ के रूप में 2 लीटर की ऊर्जा, एलसी परिपथ के रूप में 2 लीटर की ऊर्जा कितनी आएगी। देखो संधारित्र पर
समय t पर एक त्वरित आवेश कितना है q के कारण परिविद्युत क्षेत्र में संग्रहित ऊर्जा ऊर्जा u इक्वल टू क्या होता है आपको पता है कि v इंटू डी क्यू वीसी। कैपेसिटर की बात करें और कैपेसिटर पे चार्ज कहां से कहां तक जाएगा, जीरो से मैक्सिमम क्यू चार्ज होगा, तो आप कहोगे वीसी का मान रख दो। वीसी का मान क्या होता है, क्यू बाय सी होता है, क्यू बाय सी इंटू डी क्यू। और ये जीरो से क्यू आपका क्या है, यू ई एनर्जी आ जाएगी, क्यू बाय सी। अब आपको पता है ये सी तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, क्यू का क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाय टू, ये वैल्यू हो जाएगी। और जीरो से लिमिट लगाएं तो क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी ये मान आ जाएगा। ये आपकी कैपेसिटर पे क्या है, एनर्जी होती है, यू इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन टू सी। तो यू इक्वल टू आ गया वन बाई टू, क्यू का मान रख दो, क्यू का मान क्या है, वन बाई टू क्यू नोट स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा नोड टी बाय सी। क्यू इक्वल टू क्यू नोड ओमेगा नोड टी ये वैल्यू होती है क्योंकि समय टी पर कुंडली में धारा आई प्रवाहित करने पर चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित ऊर्जा। अब अपने को चुंबकीय क्षेत्र के रूप में संचित ऊर्जा निकालनी यानी कोयल के रूप में निकालनी है, तो आप क्या कहोगे, यू एम चुंबकीय और वो यू ई था इलेक्ट्रिक, जीरो से टी वी एल आएगा आपकी बार आई डी टी, क्योंकि डी क्यू आप चेंज कर दोगे आई डी टी आ जाएगा डी क्यू की जगह, और वी एल कुंडली का आ जाएगा। और कुंडली का आपको पता ही है कि जीरो से आई धारा हो रही है, शून्य से मैक्सिमम हो रही है, तो वी आई इसका मान अपने को पता है एल डी आई अपॉन डी टी इंटू आई डी टी। डी टी से डी टी कैंसिल हो जाएगा तो अपने पास मान क्या आएगा, जीरो टू आई माइनस ये आ जाएगा एल आई डी आई, ये वैल्यू हो जाएगी। आई का आप करोगे तो अपने पास इंटीग्रेशन आ जाएगा, एल कांस्टेंट है ही, आई स्क्र बटा दो, ये वैल्यू हो जाएगी। तो वन बाई टू एल आई स्क्र, ये आपका क्या है, चुंबकीय के रूप में क्या आ जाएगी, फ्लक्स एनर्जी आ जाएगी, यानी आपकी जो प्रेरक कुंडली है। आई का मान रख दोगे, आई का मान है नेगेटिव, तो वो स्क्र होगा तो पॉजिटिव हो ही जाएगा, क्यू नोट स्क्र ओमेगा नोट स्क्र साइन स्क्र ओमेगा नोड टी बाई टू, यानी आई की वैल्यू ही करंट का मान है होता है अपने। विद्युत दोलन के कारण कुल ऊर्जा, अब अपने को पता है कुल ऊर्जा क्या आएगी, जो अपनी कैपेसिटर पे एनर्जी है और कोयल पे एनर्जी है उन दोनों का सम आएगी। तो ई इक्वल टू वन बाई टू क्यू नोट स्क्र कोस स्क्र ओमेगा नोट टी अपॉन सी प्लस एल क्यू नोट स्क्र ओमेगा नोट स्क्र साइन स्क्र ओमेगा नोट टी बाई टू। तो आप क्या कहोगे कि दोनों में वन बाई टू क्यू नोड स्क्र कॉमन है, तो कोस स्क्र ओमेगा नोड टी बटा सी प्लस एल वन अपॉन ओमेगा नोड स्क्र का मान आपको पता ही है, ओमेगा नोड स्क्र की वैल्यू है वन बाय एल सी, ये मान रख दिया तो सेम वैल्यू आ गई वन बाय एल सी। तो वन बाय सी वापस कॉमन आ गया आगे, और साइन स्क्र ओमेगा नोट टी और कोस स्क्र ओमेगा नोट टी ये वैल्यू क्या हो जाएगी, वन हो जाएगी। तो अपने पास टोटल एनर्जी का मान कितना आया कि वन बाय टू क्यू नोट स्क्र अपॉन सी, ये अपने पास एनर्जी का मान आ गया। अब बात करते हैं अपने फर्स्ट से, पहले देखो दोलन गति, जब कोई कण एक निश्चित पथ पर आपको पता है इर्द गिर्द दोलन करता है तो इस प्रकार की गति को क्या कहते हैं, दोलनी गति या आवर्ती गति कर लेते हैं। जैसे सूर्य के चारों ओर ग्रहों का चक्कर लगाना, पृथ्वी के चारों ओर चंद्रमा की पूर्व गति, घड़ी की सुइयों की गति, परमाणु में इलेक्ट्रॉन गति। अब आपको बात आती है आवर्तकाल की, आवर्तकाल की बात आती है तो देखो एक निश्चित जगह से कोई कण चलना शुरू करता है, वापस अपनी प्रारंभिक स्थिति पे आ जाता है चक्कर लगा के, तो इस दौरान जो उसको टाइम लगता है वही आपका टाइम पीरियड कहलाता है, आवर्तकाल कहलाता है, इसको टी से लिखते हैं। अब देखो यदि एक कण निश्चित बिंदु के इधर उधर निश्चित समय में बार बार अपनी क्या है, गति दोहराता है, तब कण की यह गति दोलन गति कहलाती है। अब स्वेच्छिक विभव कूप में दोलन गति, तो संरक्षी बल क्षेत्र में आपको पता ही है स्थिति ऊर्जा स्थिति का सतत फलन होती है, यू का मान आ गया यू इक्वल टू यू एक्स वाई जेड। अब अपने को पता है एफ और यू में रिलेशन होता है एफ इक्वल टू माइनस डेल यू, ये वैल्यू होती है। डेल संकारक होता है, डेल का मान रख दोगे आई कैप डेल वाई डेल एक्स प्लस जे कैप डेल अपॉन डेल वाई प्लस के कैप डेल अपॉन डेल जेड, तो ये वैल्यू हो जाएगी। यदि बल एक्स दिशा में हो तो आपको पता है एफ इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स हो जाएगा। और अपने को पता है कि इस प्रकार के ग्राफ के द्वारा आप इसकी दोलन कण की गति को डिनोट कर सकते हो कि u और x के अंदर ग्राफ बनाए तो इस प्रकार गति होगी। अब आपको मैं सीधा ही समझा देता हूं ये कि इसमें p
क्यू आर एस ये बिंदु शो कर रखे हैं, संतुलन बिंदु। क्यू और एस क्या है, उच्च बिंदु है, उच्चिष्ट बिंदु है, और पी और आर निम्निष्ट बिंदु है। क्यू और एस से देखो थोड़ा सा ही कण को इधर डिस्प्लेसमेंट करोगे तो एफ आपको पता है माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है। यू का मान घटेगा तो एफ का मान भी घटेगा, यानी बल उतना ही नहीं लगेगा, तो कण क्या है वापस नीचे आ जाएगा। किधर ही विस्थापित कर दो, चाहे यू का मान घट रहा है तो एफ का मान भी क्या है, ज्यादा कम ही हो रहा है, इतना ज्यादा प्रभावी नहीं है। ठीक है, तो ये Q और S क्या है, अस्थायी संतुलन बिंदु है, लेकिन P और R है स्थायी संतुलन बिंदु है, क्योंकि जैसे ही आप कण को इधर थोड़ा सा डिस्प्लेस करोगे U का मान क्या है, बढ़ेगा। U का मान बढ़ेगा तो F का मान अपोजिट में बढ़ेगा, यानी नेगेटिव तो उसकी डायरेक्शन को बता रहा है, F अपोजिट में बढ़ेगा। F अपोजिट में बढ़ेगा तो आप कहोगे ये वापस कण है अपनी P पे आ जाएगा। तो मैक्सिमम कण कहां तक जा सकता है, B तक जा सकता है, यानी कण की गति है वो ए और बी इस विभव दोलन के यानी विभव कूप के अंदर गति होती रहेगी। यह बी पे जाएगा तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, यू मैक्सिमम होगी, और यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी है वो मिनिमम होगी। ठीक है, इसी प्रकार यहाँ पे भी क्या है, उसकी पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम होगी, काइनेटिक, क्योंकि यहाँ पे जाते ही कण रुक जाएगा। कण रुकेगा तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी होती है 1/2 mv²। mv² होती है, v का मान 0 होता है, ये काइनेटिक एनर्जी क्या है, 0 हो जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी आपकी हमने निकाल ली, पोटेंशियल एनर्जी कितनी आई, u इजिकल टू 1/2 kx²। ठीक है, ये आप नीचे, तो इस प्रकार ये एक विभव कूप में क्या है, दोलन करता रहेगा। तो ये हमने सारे पॉइंट बता दिए। अब इस टेलर प्रमेय से क्या है, इस यू एक्स पोटेंशियल एनर्जी का मान निकालते हो आप। यू एक्स का मान आ गया, देखो यू एक्स नोड, यू एक्स एक्स माइनस एक्स नोड, ये अपनी टेलर प्रमेय हमने पढ़ी थी। स्थायी संतुलन बिंदु के लिए आपका आवश्यक कंडीशन क्या होती है कि डी टू यू अपॉन डी एक्स स्क्वायर एक्स नोड का मान धनात्मक होना चाहिए, यू एक्स नोड न्यूनतम, और डी यू बाई डी एक्स एक्स नोड इक्वल टू 0। देखो ये न्यूनतम वैल्यू होगी, कब होगी न्यूनतम वैल्यू, जब आप इसका क्या है मैक्सिमा या मिनिमा करते हो। मैक्सिमा मिनिमा के लिए आप इसका अवकलन 0 के बराबर, अगर ये वैल्यू 2 बार अवकलन करते हैं वो आपका मान पॉजिटिव आ रहा है तो ये आपका क्या है, न्यूनतम है, और इसलिए आपने क्या है इसको K1 मान लिया। माना टेलर पर में इसको सोल्व करोगे, ये वैल्यू रखेंगे तो यू एक्स नोड अगर आप क्या है मूल बिंदु पे P को मूल बिंदु पे ले जाते हो तो यू एक्स नोड का मान 0 हो जाएगा। इस कारण आपका 1/2 के एक्स माइनस एक्स नोड स्क्वायर, और यू एक्स इक्वल टू पहले ही कण को आप क्या है प्रभावी मानते हो, एफ इक्वल टू माइनस डेल यू बाई डेल एक्स इक्वल टू माइनस के एक्स। तो एफ, तो देखो सिंपल हार्मोनिक मोशन होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसके लिए कंडीशन क्या हो गई कि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स बढ़ना चाहिए, तभी आपका क्या है सिंपल हार्मोनिक मोशन है, वरना वो क्या है ओसिलेटरी मोशन होगा, दोलन गति होगी, सिंपल हार्मोनिक मोशन नहीं होगा। तो यू एक्स का मान आ गया 1/2 के एक्स स्क्वायर, ये अपने पास पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब सरलावर्त गति पढ़ते हैं, तो सरल आवर्त जब कोई कण परवलय आकार विभव कूप में दोलन गति करता है तो कण की गति सरल आवर्त गति कहलाती है, तथा कण सरल आवर्ती दोलक या दोलित्र कहलाता है। अब देखो u का मान हमने निकाल रखा है, f का मान आपको पता है माइनस डी यू बाई डी एक्स होता है, तो f इक्वल टू हो गया माइनस के एक्स, के बल नियतांक कहलाता है। सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ोगे, सरलावर्त गति का समीकरण, तो द्रव्यमान का एक कण अपने संतुलन बिंदु के इधर उधर दोलन करता है, किसी समय t पर कण का विस्थापन x है, तो त्वरण आपको पता है a इक्वल टू डी टू एक्स डी टी स्क्वायर हो जाएगा। न्यूटन के अनुसार बल होता है F इक्वल टू एम ए, एफ इक्वल टू माइनस के एक्स, ये आपका रिस्टोरिंग या प्रत्यानयन बल है ही। तो m डी टू एक्स ये अपने इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एक्स, और डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा माइनस के एक्स बाई एम, और इसको मान लेंगे आप ओमेगा नोड स्क्वायर, ओमेगा नोड स्क्वायर आ गया के बाई एम। तो अपने पास ये सरल आवर्त गति का इक्वेशन बन जाएगा। अब दोलक का वेग निकालोगे तो डी टू एक्स डी टी स्क्वायर इक्वल टू ये वैल्यू है, इसको आप चेंज कर दोगे, चेंज करोगे, यानी अपने को क्या करना है वी डी वी, ये चेंज करना है, इसको डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है, इसको वी डी वी बाई डी टी फॉर्म में रखना है, अपने पास वैल्यू आ जाएगी। और आप इसको फॉर्म को बनाओगे कैसे, डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर है इक्वल टू अपने पास माइनस ओमेगा नोड स्क्वायर एक्स है, दोनों तरफ क्या कर दो डी एक्स बटा डी टी से क्या कर दो आप गुणा कर दो, डी एक्स बटा डी टी से गुणा करोगे
तो इसको चेंज कर लेना। देखो डी बाई डी टी डी एक्स बटा डी टी, डी एक्स बटा डी टी है ये v बन गया, ठीक है, ये v बन गया डी, और ये आपका क्या है, डी एक्स बटा डी टी v है ये। तो v डी वी बटा डी टी बन गया अपने पास, इसलिए चेंज हो गया। अब आप इसका समाकलन कर दोगे, समाकलन कर दोगे वी स्क्र बाई टू, और ये अपने पास ये को आ गया, x इक्वल टू ए डी एक्स अपॉन डी टी इक्वल टू वी इक्वल टू 0। तो अपने पास यहां से c का मान आ जाएगा और v का मान आ जाएगा लास्ट ओमेगा नोड्स के, ओमेगा नोड रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, ये वेग को दर्शाए। दोलक का विस्थापन निकालना है तो विस्थापन मैंने पहले ही बताया था आपको कि आप यहां से भी निकाल सकते हो और क्या कर सकते हो, आप वैसे भी निकाल सकते हो, यानी v को सीधा कर लो चाहे dx बटा dt, और अपने पास ओमेगा नोड रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र है। एक मैंने ये भी बताया था आपको कि कोई कण दोलन कर रहा है तो ये आपका इसके साथ थीटा एंगल है, तो इसके ये क्षैतिज और ओरिजेंटल कंपोनेंट हो जाएंगे आपके, क्षैतिज और वर्टिकल कंपोनेंट होंगे, तो इसका एक्स और वाई जेड के रिस्पेक्ट में जो गति होगी वो आपकी दोलनी गति कहलाएगी। और ये आपका थीटा कोण है, तो ओमेगा टी इसका क्या आ जाएगा, एंगल आ जाएगा। और ओमेगा टी एंगल आएगा तो आप क्या कहोगे, एक्स ए इसकी रेडियस है, तो ए एक्स इक्वल टू आ जाएगा ए साइन ओमेगा नोड टी, ये वैल्यू आ जाएगी। तो आप कैसे ही कर लेना चाहिए, बात एक ही है। अपने पास x का मान आ गया a साइन ओमेगा नॉट टी प्लस फाइव, जो दोलक के विस्थापन को बताया। दोलक का आवर्तकाल हमने निकाल लिया था कि इसको प्रारंभिक स्थिति में वापस पुनः लौट के आने में जो समय लगता है वो आवर्तकाल कहलाता है। आवर्तकाल आ जाएगा आपका t इक्वल टू टू पाई अपॉन ओमेगा नोट, कोणीय वेग ओमेगा नोट इक्वल टू हो जाएगा टू पाई अपॉन टी, आवर्तकाल t का मान होता है टू पाई रूट। अब दोलक की स्थितिज ऊर्जा पढ़ते हैं। स्थितिज ऊर्जा आपको पता ही है, दोलक को अपनी माध्य स्थिति से प्रत्यानयन बल के विरुद्ध विस्थापित करने में जो किया गया कार्य है वो दोलक की स्थितिज ऊर्जा के तुल्य होता है। और स्थितिज ऊर्जा के तुल्य अगर F बल लगा के इसको डिस्प्लेस कर रहे हो dx, तो dw इक्वल टू एफ ए dx, और इसका पूरे के अंदर समाकलन कर देंगे तो अपने पास पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी u इक्वल टू एक बटा दो के एक्स स्क्र। और ये मैंने आपको बताया था कि एक्स स्क्र का मान रखोगे आप तो एक बटा दो एम ओमेगा नोट स्क्र ए स्क्र साइन स्क्र ओमेगा नोट टी प्लस फाइव, डिफरेंस इतना ही आएगा। पर ये तो पोटेंशियल एनर्जी आई है, काइनेटिक एनर्जी आएगी उसमें क्या है, साइन स्क्वायर की जगह क्या है, कोस स्क्वायर आएगा, बस इतना ही है। माध्य आएगी, माध्य आएगी तो एक बटे चार एम ओमेगा नोट स्क्वायर ए स्क्वायर, ये माध्य आ जाएगा आपका ए स्क्वायर। और माध्य आएगा दोनों में, माध्य सेम आएगा क्योंकि आपको बताया हुआ है कि माध्य दोनों का जोड़ोगे तो मैक्सिमम बनेगी, और मैक्सिमम बनेगी वो एक बटा दो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर, ये एनर्जी मैक्सिमम होगी। अगर ये यूई का पूरा मान है तो आपके क्या है, काइनेटिक एनर्जी यहाँ जीरो हो जाएगी। अगर ये मान काइनेटिक का आ रहा है तो यहाँ पे यूई का मान क्या है, जीरो हो जाएगा। अब आगे आप गतिज ऊर्जा की बात करते हैं तो वही गतिज ऊर्जा मैंने बताया एक बटा दो एम ओमेगा नॉट स्क्वायर ए स्क्वायर कोस स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक बटा दो एम वी स्क्र, वी का आप मान रख दोगे ओमेगा नोट स्क्र, वी की वैल्यू होती है ओमेगा नोट, वी का मान है, वी का मान होता है ओमेगा नोट रूट ऑफ ए स्क्र माइनस एक्स स्क्र, तो आप इसका स्क्वायर करके वी का मान रख दोगे, अपने पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। और अब ये मैंने ग्राफ बनाए थे, विस्थापन का साइन वक्र होता है, वेग का क्या होता है, कोस वक्र होता है, और वेग की दिशा में परिवर्तन, तो जो वेग का आप क्या करोगे, डीवी बटा dt करोगे तो कोस का वापस साइन में हो जाएगा, लेकिन अपोजिट, तो त्वरण ये माइनस में आ जाएगा। बल होता है वो ए की डायरेक्शन में होता है, फोर्स होता है एक्सीलरेशन की डायरेक्शन में, तो जो त्वरण का आएगा वही एफ का आ जाएगा, स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी, गतिज ऊर्जा आ जाएगी। आवर्ती दोलकों के उदाहरण, तो क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का दोलन, ये मैंने आपको बताया था, क्षैतिज स्प्रिंग से जुड़े द्रव्यमान का दोलन के बारे में बात की थी हमने। तो देखो कि एफ इक्वल टू माइनस के एक्स लगेगा, एफ इक्वल टू एम ए होता ही है, माइनस के एक्स एम डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्र, ये वैल्यू हो जाएगी। और आपका डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्र प्लस ओमेगा नोड स्क्र एक्स इक्वल टू जीरो, समीकरण एक सरल आवर्ती दोलक के तुल्य है। तो यहाँ से आप इसका आवर्तकाल निकाल सकते हो, आवर्तकाल आपको बताइए टू पाई अपॉन ओमेगा नोड, और ओमेगा नोड का मान होता है रूट, ओमेगा नोड इक्वल टू क्या होती है वैल्यू, के बाई एम होती है ओमेगा नोड स्क्र।
तो ऊर्ध्वाधर स्प्रिंग से लटके द्रव्यमान का दोलन, यही मैंने बता दिया आपको, आवर्तकाल सेम आएगा दोनों में, बस। तो आवर्तकाल दोनों में सेम आएगा, m/k। दोनों दो समांतर स्प्रिंग से लटके द्रव्यमानों का दोलन, अब की बार क्या है, दो समांतर हैं, तो m समांतर होंगे तो k का मान आपको पता ही है, k1 प्लस k2 आएगा, ये याद रखना है। और अगर श्रेणी क्रम में होंगे तो k का मान आएगा k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया था आपको, बस इतना याद रखना है अपने को। फिर आवर्तकाल, आवर्तकाल आए ना, t इक्वल टू 2 पाई रूट m अपॉन के, वहां पे k की वैल्यू रख देनी है। पैरेलल है तो पैरेलल वाले में k पैरेलल है तो आपको बताया है मैंने, समांतर है तो क्या आएगा, k1 प्लस k2 आ जाएगा k की जगह। और आपके अगर सीरीज में है, श्रेणी में है, सीरीज में है, तो आपका क्या हो जाएगा, k1 k2 अपॉन k1 प्लस k2, ये मान रखने अपने को, याद रखने, इजी है। अब देखो आगे, सिंपल पेंडुलम सरल दोलक मैंने बताई दिया आपको कि कोई ऐसे, सिंपल दोलक क्या होता है, कोई दृढ़ आधार से आप बाहरहीन धागे से कोई बिंदु द्रव्यमान लटका दो तो उसके दोलन होते हैं अपनी माध्य स्थिति के इर्द गिर्द, वो व्यवस्था क्या कहलाती है, सिंपल पेंडुलम कहलाती है, सिंपल पेंडुलम। अब देखो ये कोई स्ट्रिंग है, अगर इसको थोड़ा डिस्प्लेसमेंट एक्स कर दिया इसकी माध्य स्थिति से, तो ये इस आधार के साथ, ये जो आपने दृढ़ आधार बांध रखा इसके साथ एंगल कितना बनाया है, थीटा, थीटा एंगल बनाया। तो एम जी नीचे की ओर लगता है, mg के दो कंपोनेंट हो जाएंगे, आपको पता ही है, mg के दो कंपोनेंट होंगे तो mg cos थीटा, तो जो आपका तनाव आ रखा है रस्सी में उसी डायरेक्शन में हो जाएगा, और mg sin थीटा है, इसको मध्य स्थिति में लाने का प्रयास करेगा, तो F इक्वल टू माइनस एम जी साइन थीटा, आपका यहाँ क्या, ये बल लगेगा, ये फोर्स लगेगा। और एक F आपका क्या होता है न्यूटन के अनुसार, F इक्वल टू एम d2x अपॉन dt², ये वैल्यू होती है। दोनों को आप क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे, थीटा का मान निकाल लोगे क्योंकि कोण है, कोण बराबर चाप बटे त्रिज्या, ये फॉर्मूला होता है। तो यहां से आपके पास वैल्यू आ जाएगी, टी इक्वल टू 2 पाई ओमेगा नोड, 2 पाई इक्वल, टी इक्वल टू मान आ जाएगा 2 पाई रूट एल बाई जी, वैल्यू। कंपाउंड पेंडुलम, अगर कोई पिंड को आप क्या है निलंबन बिंदु एस के रिस्पेक्ट में लटका देते हो, तो उसके ग्रेविटेशन जो केंद्र होता है उसमें क्या है, दोलन होंगे इधर उधर, क्योंकि अब की बार ये पूरा का पिंड इधर जाएगा, तो ये जी आपका इधर जाएगा, तो एम जी नीचे की ओर लगेगा, एल मान लिया एस और जी के बीच की दूरी है, तो इसकी, इसमें एक टॉर्क लगेगा, बन जाएगा, टॉर्क लगने के कारण क्या है, एम जी नीचे की ओर, तो ये आपका होता है, क्या होता है, एफ बल, और उनके क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, क्रिया रेखा की लंबवत दूरी हो जाएगी आपकी पीजी, तो ये वैल्यू निकाल लोगे आप इसमें टॉर्क उत्पन्न होते ही। ठीक है, तो देखो टो आगुण आ जाएगा माइनस एम जी पीजी, और पीजी का मान एल साइन थीटा, क्योंकि आपके दे रखा है ये थीटा है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, लंब है, और लंब का मान आपको पता है, कर्ण है आपके पास, तो लंब का मान आ जाता है एल साइन थीटा। तो माइनस एम जी एल साइन थीटा, और थीटा का मान बहुत ही अल्प है, सूक्ष्म है, तो आप क्या कहोगे, साइन थीटा इक्वल टू लगभग थीटा हो जाए। टो इक्वल टू कोणीय गति में क्या होता है, टो इक्वल टू आई अल्फा होता है, टो इक्वल टू आई अल्फा, जहां पे आई क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, अल्फा आपका क्या है, एंगुलर कोणीय त्वरण है आपका, एंगुलर एसिलेरेशन। तो टो इक्वल टू आई डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्र, आई डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्र इक्वल टू वैल्यू हो जाएगी माइनस एम जी एल थीटा, यहां से अपने पास इक्वेशन आ जाएगी, और ओमेगा नोड का मान आ गया रूट ऑफ एम जी एल बटे आई, तो ये वैल्यू रख देंगे, ओमेगा नोड टी आवर्तकाल का मान आ जाएगा। देखो ये मैंने इसके अपोजिट बता रखा है कि निलंबन बिंदु एस के अपोजिट आपका ओ होगा, तो दोनों में क्या है, आपके प्रभावी तुल्य लंबाई एल ही रहेगी, यानी आवर्तकाल भी आपका क्या है, सेम आएगा दोनों में। बार पेंडुलम की बात कर ली हमने, छड़ दोलक की एक आपकी छड़ होती है, उसमें क्या है, ये छड़ होती है, और छड़ में क्या है, अनेक क्या है, छिद्र निकले हुए होते हैं, प्रत्येक में आप इस छिद्र से आप क्या है, लटकाओगे इसको बार पेंडुलम को, और आपकी एल चेंज होती रहेगी, टी भी चेंज होते रहेंगे, और एल और टी के अंदर ग्राफ बनाओगे तो इस प्रकार के ग्राफ मिलेंगे, पी क्यू आर एस। तो जहां पे पी और आर क्या है आपके निलंबन बिंदु है, और की क्यू और एस क्या है आपके दोलन केंद्र कहलाते हैं।
दोलन केंद्र कहलाते हैं। तो आपकी एल लंबाई क्या होती है, एल इक्वल टू होता है पी आर प्लस एस क्यू अपॉन 2। और अपने पास जी का मान, गुरुत्वीय त्वरण का मान आ जाएगा 4 पाई स्क्वायर एल अपॉन टी स्क्वायर। मरोड़ी दोलक क्या होता है, कोई दृढ़ आधार से कोई स्ट्रिंग के द्वारा भारी चकती या कोई प्लेट को, डिस्क को लटका देते हो आप, तो उसमें क्या है, ऐंठन आती है, वो मरोड़ी दोलक कहलाता है। इसमें दोलन होते रहेंगे। और मरोड़ी दृढ़ता सी इक्वल टू क्या कहलाती है, एकांक ऐंठन कोण पे लगने वाला टॉर्क होता है, वो आपकी क्या है, मरोड़ी दृढ़ता कहलाती है। तो यहां से टो निकाल लोगे, टो का मान आ जाएगा, टो इक्वल टू अपने पास सी थीटा होता है। और इस मरोड़ी दोलक के कारण अपने पास टो का मान कितना आता है, दोनों को बराबर कर दोगे, टो इक्वल टू आ गया माइनस सी थीटा, और टो इक्वल टू कोणीय गति के कारण आता है आई अल्फा। तो अपने पास मान आ जाएगा आई डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस सी थीटा। तो डी टू थीटा अपॉन डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा नोट स्क्वायर थीटा इक्वल टू 0, जहां पे ओमेगा नोट की वैल्यू हो गई रूट सी अपॉन आई। तो ये अपने पास आवर्तकाल आ गया, टाइम पीरियड आ गया। नेक्स्ट था अपना हेल्महोल्ट्ज अनुनादक। हेल्महोल्ट्ज अनुनादक क्या होता है, दो मिश्रित, सम्मिश्र होता है, मिश्रित होती है दो, क्या होती है, मान लो दो साउंड है वो मिक्स्ड होती है, तो उनके मध्य आवर्ती फ्रीक्वेंसी इतनी अल्प होती है कि आप उनमें विभेद नहीं कर सकते हो, बता नहीं सकते कि कौन सी आवृत्ति क्या है। तो इसलिए ये एक रेजोनेटर, हेल्महोल्ट्ज रेजोनेटर यूज किया जाता है, जो उसमें क्या कर देता है, अनुनाद उत्पन्न कर देता है, अनुनादक उत्पन्न कर देता है। इसके कारण इसी में भी क्या है, आप ये लगा दोगे कि इसमें E इक्वल टू प्रतिबल आयतन विकृति, और अपने पास मान आ जाएगा, प्रतिबल हो गया, विकृति हो जाएगी, और यहाँ से dp अपने पास मान आ गया, बल का मान निकाल लोगे dp इंटू एक करके, तो F एक ये आ गया, और एक आपका F न्यूटन के अनुसार लगता है। दोनों को मान बराबर करोगे तो अपने पास ये भी सरल आवर्त गति का समीकरण बन जाएगा, और आवर्तकाल t इक्वल टू 2 पाई ओमेगा नोट, ये वैल्यू बन जाएगी। ठीक है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक के दोलन, यानी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है इस तीव्रता का, उसमें हमने क्या है, कोई चुंबक लटका रखा है, तो उस पे आपका टो बल आघूर्ण उत्पन्न हो जाएगा, जो इसको क्या है, इसकी एच की दिशा में लाने का प्रयास करेगा, लेकिन इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसको वापस घुमा के थीटा कोण पे ले आएगा। तो टो का मान कितना आ जाएगा, बल इंटू उसकी क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी, तो क्रिया रेखा के बीच की लंबवत दूरी 2l साइन थीटा हो जाएगी। एक बल आपका क्या हो जाएगा, एम एच 2l साइन थीटा, ये वैल्यू आ जाएगी। और एक टो इक्वल टू आपका क्या है, आई अल्फा हो जाएगा, टो इक्वल टू आई अल्फा। तो टो आई अल्फा और इक्वल टू माइनस एम एच थीटा, माइनस डायरेक्शन ये बताता है कि इसमें क्या है, अपोजिट आता है। तो ये पूरी आपकी क्या है, मैंने रिवीजन भी करा दिया, फास्टली करवाया है, क्योंकि आपको मैंने पहले पढ़ाया हुआ है। एक बार आपकी क्या है, इसकी मेमोरी बन गई है अपने माइंड में, और दोबारा मैंने आपको बता दिया है। तो आपको हमारी क्लास कैसी लगी बताना, और ज्यादा से ज्यादा लाइक करना और शेयर करना। आज के लिए इतना ही। आगे नेक्स्ट आपकी फर्स्ट यूनिट क्या है, यूनिट कंप्लीट कर दी है मैंने, पूरी कंप्लीट हो गई है। इससे बार कुछ भी नहीं आएगा आपके एग्जाम में। अब बात करेंगे नेक्स्ट यूनिट की, नेक्स्ट क्लास के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।